हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस के अंदर हम लोगों ने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग किस तरह से कंपाउंड फॉर्मेशन होता है वो स्टडी किया था। तो आज के इस लेक्चर पे मैंने एक क्वेश्चन डाला हुआ है स्टार्ट करते हुए कि मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट अगर हमें करना पड़ता है तो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू टू डिफरेंट थ्योरीज। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं एक्सप्लेन मैग्नेटिक मोमेंट, दो एग्जांपल दिए हैं, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूछा है या वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बजाय क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे पूछता है। तो सबसे पहले मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग बताता हूँ आप लोगों को कि कैसे इसे सॉल्व करना होगा। तो आप इस कंपाउंड पे जाएं, सबसे पहले जहाँ चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू वीबीटी Fe, क्योंकि यहाँ पे 3+ है तो Fe3+ में अगर आप उसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s0 एंड 4p0 एंड 4d0 कुछ ऐसा रहने वाला है। ये अब क्योंकि फ्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है, थ्योरी ने हालांकि नहीं बताया था बट हम लोगों ने ध्यान रखा हुआ है कि वो हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है, मतलब कभी भी अंदर वाली ऑर्बिटल्स को पेयर अप नहीं कराएगा इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ये वाली वो 6 ऑर्बिटल यूटिलाइज करने वाला है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन से ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाने वाला है और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वो डायमैग्नेटिज्म शो करने वाला है। तो इस तरह से आप उसका मैग्नेटिक मोमेंट रिपोर्ट कर देंगे अप्रॉक्सीमेट 5.92 pm। लेकिन जब आप यही क्वेश्चन FeCN6 3- के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता है कार्बन स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहता है, हमेशा पेयरिंग कराने की कोशिश करता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, फिर वो अपनी अंदर वाली ऑर्बिटल्स ऑफर करेगा, उसे बाहर वाली ऑर्बिटल्स ऑफर नहीं करता। रिजल्टिंग ये एक D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड अगेन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है जिसमें सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने की वजह से आप जो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे वो इस पर्टिकुलर कंपाउंड का मैग्नेटिक मोमेंट होगा 1.73 pm। ये इस तरह से दो अलग अलग लाइंस में आप अलग अलग कैलकुलेशंस करेंगे। मैंने हालांकि उसी एग्जांपल पे दिखा दिया बट आप पहले FeF6 3- का मैग्नेटिक मोमेंट निकालें, देन FeCN6 3- का मैग्नेटिक मोमेंट निकालें और अपने आंसर को रिपोर्ट करें। वहीं अगर मैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको अगर सॉल्व करना चाहूँ वीबीटी की बजाय, तो आपको कुछ स्पेशल नहीं करना, बस दिखाने का फ़र्क होगा थोड़ा सा स्ट्रक्चर को, आपके एग्जाम्पल को, आंसर को। ये आपके पास 5d ऑर्बिटल्स होंगी Fe की जिनको आप स्प्लिट होता दिखाएं। 3 का एक आपके पास ग्रुप बनेगा और 2 का एक आपके पास ग्रुप बनेगा। नाम वगैरह लिख दें इसके जो आपको बताए गए हैं। अब जब आप इसका फ्रेम कर रहे हैं स्ट्रक्चर, तो D के अंदर जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि स्प्लिटिंग यहाँ पे कम होने वाली है, वीक फील्ड लिगेंड है फ्लोरीन, तो आप यहाँ इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन्स को दिखा दें एंड देन फिर n = 5 और अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक मोमेंट वैसा ही कैलकुलेट करेंगे। बट FeCN6 3- की फॉर्म में आप दिखाते हुए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये गैप आप थोड़ा सा एनलार्ज दिखाएंगे उसके कंपैरिजन में। लाइक मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा और नीचे खिसका देता हूँ, दैट्स ऑल। बस अब आप यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कराने की कोशिश करेंगे तो 2 ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड हो जाएंगी और एक अनपेयर्ड रहेगी। उस एक n का वैल्यू 1 पुट करके उस पर्टिकुलर फॉर्मूले पे सेम वैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करके अपने आंसर को रिपोर्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं वो है रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मीन्स हम कोई भी 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अलग अलग सामने रखे हुए हैं पिक्चर पे, तो उनमें कौन ज़्यादा स्टेबल होगा या कौन कम स्टेबल होगा, या स्टेबिलिटी से हमारा मतलब क्या है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको 2 पर्टिकुलर एग्जांपल दिखाऊं। लाइक एक मेरे पास ये एक कंपाउंड है CONH3 2 पॉजिटिव और एक मेरे पास ये कंपाउंड है CONH3 3 पॉजिटिव। तो इन दोनों कंपाउंड्स में से कौन सा पर्टिकुलर कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है वो मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ। दैट मीन मैं ये कुछ देखना चाहता हूँ कि इनमें से कौन कम या ज़्यादा टूट रहा होगा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में। लाइक ये कोबाल्ट 2+ एंड 6 अमोनिया में टूट रहा होगा, या ये कोबाल्ट 3+ और 6 अमोनिया में
डिसोसिएट हो रहा होगा। तो हमें स्टार्टिंग से ही ये बात, जब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, तो हमें ये बात बताई गई थी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं वो कभी भी अपनी प्रेजेंस शो नहीं करते, मतलब वो कभी भी डिसोसिएट नहीं होते। तो मैं यूँ कहूँ कि वो 0% डिसोसिएशन है, ये बात भी गलत होगा। हाँ, अगर मैं उनका डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू देखूं तो वो मुझे क्लियरली सजेस्ट करता है कि वो बहुत ही माइनर अमाउंट के अंदर, नेग्लिजिबल अमाउंट के अंदर डिसोसिएट होते हैं, बट इतने एनफ लार्ज आयंस वो प्रोड्यूस नहीं करते कि हमारे टेस्ट उनके अकॉर्डिंग पॉजिटिव आ पाएँ। मींस मैं अगर कोबाल्ट के इस कॉम्प्लेक्स को वाटर के अंदर डाल रहा हूँ और वहाँ पे मुझे अमोनिया के कुछ पार्टिकल्स दिख रहे हैं, तो वो उतने एनफ वैल्यू में, क्वांटिटी में नहीं है कि नेस्लर रिजेंट मेरे डाले जाने पर उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना पाएँ या मुझे ब्राउन रिंग दिखा पाएँ। मुझे ये बात बिल्कुल भी नहीं समझनी कि अमोनिया बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, एक भी पार्टिकल नहीं निकलेगा आउट ऑफ मिलियंस, ऐसा मुझे नहीं समझना। मुझे ऐसा समझना होगा कि जो कोबाल्ट आयंस वहाँ प्रेजेंट होंगे वाटर के अंदर, या अमोनिया के मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होंगे वाटर के अंदर, वो इतने कम होंगे, इतने नेग्लिजिबल अमाउंट में होंगे कि वो अपनी प्रेजेंस शो नहीं कर पाएंगे। मीन्स वो जो रीजेंट में उनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए डाल रहा हूँ उसके साथ इंटरफियर करके मुझे कुछ डिस्टिंग्विशिंग सॉर्ट ऑफ कोई पर्टिकुलर प्रेजेंस अपनी शो नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से मैं जनरली कह देता हूँ कि हाँ वो एब्सेंट है, बट वो जीरो नहीं होते, कुछ ना कुछ अमाउंट तो होती ही है। अगर मान लीजिए ये वाला पर्टिकुलर कंपाउंड डिसोसिएट हुआ हो, लेट मी कॉल इट 0.1% डिसोसिएट हुआ हो, और ये वाला 0.2% डिसोसिएट हुआ हो, तो फिर मुझे कहना होगा कि ये ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू दिस। या अगर सपोज़ ये कम डिसोसिएट हुआ हो 0.02% और ये 0.01%, सॉरी ये 0.02 और ये 0.2, तो फिर मुझे कहना होगा कि ये ज़्यादा स्टेबल है इसके कंपैरिजन में। आप इस बात को फर्स्ट लेक्चर से रिलेट करके ज़रूर अपने दिमाग में सेटल रखिएगा कि वहाँ जब हम बोलते हैं कि वो अपनी प्रेजेंस शो नहीं करते, तो आप ऐसा समझ जाइए कि जो वो आयंस रिलीज़ करने वाले हैं या वो जो फ्रेगमेंटेशन करने वाले हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस की, वो इतनी कम है, इतनी नेग्लिजिबल है कि हम अपनी टेस्टिंग से उनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो कैसे हमें पता चलेगा कि कौन पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट कम स्टेबल है या कौन पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट ज़्यादा स्टेबल है? तो उसका एक परफेक्ट पैरामीटर है हमारे पास, डिसोसिएशन कांस्टेंट या इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक कोई कॉम्प्लेक्स था और ये डिसोसिएट हो रहा है कोबाल्ट आयन में और 6 अमोनिया में। मैं अगर इसका के वैल्यू एक्सप्रेस करूं, जिसको मैं 11th क्लास में एक टर्म देता था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये के वैल्यू मैं इसको यहाँ पे अगर एक्सप्रेस करूं तो ये के वैल्यू कुछ इस तरह से एक्सप्रेस किया जाएगा, जिसमें ये के वैल्यू आपको क्लियरली सजेस्ट करेगा कि वो ज़्यादा टूटा है कि कम टूटा है। अगर तो के वैल्यू लार्जर हो तो मतलब ये आयंस ज़्यादा हैं और ये कॉम्प्लेक्स की क्वांटिटी कम है, और अगर के वैल्यू स्मॉलर हो तो मतलब ये वाला कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है और ये वाले आयंस कम हैं। ये आयंस कम होना मतलब इसका डिसोसिएशन का एक्सटेंट कम होना, मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा होना। इसी के वैल्यू को बोलते हैं हम इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट। इस के बहुत नाम आते थे, के ए बोल देते एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, के बी बोल देते बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, या के एस पी बोल देते सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए। तो बहुत सारे टर्म्स यूज़ किए हुए हैं। तो ऐसा ही एक टर्म हमारे पास आया के आई, इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर द कॉम्प्लेक्सेस। अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्ट कर दूं यहाँ आपके सामने, लाइक यहीं लिख देता हूँ नीचे ही, चलिए, कोबाल्ट 3+6 अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहा है और ये इस कॉम्प्लेक्स को बना रहा है। अब अगर मैं इस रिएक्शन का के एक्सप्रेस करता हूं तो वो डेफिनेटली इस के का रेसिप्रोकल होगा, जिसको मैं बोलूँगा स्टेबिलिटी कांस्टेंट, या मैं एक टर्म डिफाइन करता हूं उसके लिए बीटा। मींस इस डिसोसिएशन कांस्टेंट या इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट का रेसिप्रोकल
वो होगा आपके पास स्टेबिलिटी कांस्टेंट। मींस किसी भी कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी कांस्टेंट अगर हाई है, बीटा वैल्यू अगर हाई है, और आप देखेंगे डेटा के अंदर जाके कि मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस जो हमें दिखाए गए थे उन सब का स्टेबिलिटी कांस्टेंट अप्रॉक्सीमेटली 10⁻10 to 10⁻12 की रेंज में एग्जिस्ट कर रहा है, जो हमें क्लियरली सजेस्ट करता है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। मींस आयंस बहुत कम टूटते हैं, बहुत कम बनते हैं। तो प्रैक्टिकली अगर हमें कोई भी दो कॉम्प्लेक्स दे दिए जाएं और उनका स्टेबिलिटी कांस्टेंट या इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट हमें बता दिया जाए, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि जिसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, या जिसका इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा होगा वो कम स्टेबल रहेगा। लेकिन ये तो प्रैक्टिकल वैल्यू हुई। अगर हमें कोई प्रैक्टिकली बता ही दे तो हम बताएंगे उसकी स्टेबिलिटी को लेके, इस कांस्टेंट को लेके। एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा भी गया है तो आप वहाँ पे भी इसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। बट अगर सपोज डेटा नहीं गिवन तो भी हम बता सकते हैं कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जो स्टेबिलिटी को डिफाइन करेंगे, स्टेबिलिटी जिन पर डिपेंड करेगी। तो उसमें सबसे पहला फैक्टर जो है वो है चार्ज ऑन मेटल आयन, या ज़्यादा परफेक्टली बोलूँ तो चार्ज बाय मास ऑफ मेटल आयन। चार्ज बाय मास ऑफ मेटल आयन, क्योंकि मेटल अलग अलग भी हो सकती हैं। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें एक ही मेटल के दो कॉम्प्लेक्स से ही स्टेबिलिटी पूछ रखी होती है, बट अगर मेटल बदल दें तो चार्ज बाय मास वैल्यू आप देख के ये बता सकते हैं कि जिसका भी चार्ज बाय मास वैल्यू लार्जर होगा वो पर्टिकुलर कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे मैं अपने उसी पुराने एग्जांपल को यहाँ लिख रहा हूँ जो सबसे पहले लिखा था मैंने। CONH362 पॉजिटिव है मेरे पास एक कंपाउंड और CONH363 पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेटल तो सेम लिया हुआ है, तो मतलब मास में तो कोई प्रॉब्लम आना नहीं है। अब चार्ज अगर आप देखेंगे तो कोबाल्ट यहाँ पे 3+ है, जबकि इस केस में कोबाल्ट 2+ है। तो चार्ज बाय मास वैल्यू इस पर्टिकुलर कंपाउंड का ज़्यादा होगा, मतलब ये वाला पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा। ये पहला फैक्टर है आपके पास, चार्ज ऑन मेटल आयन आपको डिसाइड करके बताएगा स्टेबिलिटी के बारे में। और दूसरा हमारे पास फैक्टर रहता है बेसिक नेचर ऑफ लिगैंड। आप जिन लिगैंड्स को यूज़ कर रहे हैं उनका बेसिक कैरेक्टर आप पहचानिए। बेसिक कैरेक्टर जिसका भी लार्जर होगा वो स्ट्रोंगर स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे मैं यहाँ पे कंपाउंड ले रहा हूँ CONH363+, ये एक अभी प्रीवियस लिया हुआ कंपाउंड है मेरा, और एक मैं ले रहा हूँ COH2O6 तो आप यहाँ पे पहचाने लिगैंड को। अमोनिया स्ट्रोंगर बेस होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर, और क्योंकि अमोनिया स्ट्रोंगर बेस है तो मतलब उसका बना हुआ कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल रहेगा। कोई और केस दिखाता हूँ मैं आपको। सपोज मैं कहता हूँ COF63 नेगेटिव है हमारे पास और I6 वैसे पॉसिबल नहीं होता, चलो Cl ले लेता हूँ मैं, COCl63 नेगेटिव है। तो आपको जस्ट इन दोनों के बेसिक कैरेक्टर को देखना होगा, क्योंकि Cl नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस है, रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल रहेगा। ये दूसरा फैक्टर है। बेसिक नेचर ऑफ लिगैंड देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाने वाला है। तीसरा फैक्टर आप यहाँ पे देखें वो है किलेट इफेक्ट। किलेशन और किलेट इफेक्ट अगर किसी कॉम्प्लेक्स में आपको नज़र आती है तो वो ज़्यादा स्टेबल रहता है। जैसे फिर वही एक एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूँ बार बार। CONH363+ है मेरे पास एक, और एक COEN3+, है, इथिलीन डाइअमीन लगा हुआ है। तो यहाँ पे इथिलीन डाइअमीन जब कोबाल्ट के साथ लगता है तो उस टाइम पे आप देख पाएंगे यूँ ऐसे कुछ किलेशन होगा, रिंग लाइक फॉर्मेशन होगा, क्योंकि दो जगह से वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेशन कर रहा होगा। तो इस तरह के कंपाउंड्स ज़्यादा स्टेबल रहते हैं एज़ कंपेयर टू द मोनोडेंटेट लिगेंड्स विदाउट किलेशन इफेक्ट। और एक लास्ट पॉइंट आप और देखिए, यहीं पे समझाने की कोशिश करूँगा इसी पे। सम टाइम क्या होता है कि क्राउडिंग बढ़ जाता है लिगैंड के ऊपर। जैसे मान लीजिए मैं ये दिखा रहा था आपको NCCN, ये हमारा इथिलीन डाइअमीन था जहाँ ये 2 H लगा रखे हैं मैंने, और ये NH2 ने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया हुआ है कोबाल्ट मेटल को और एक रिंग लाइक फॉर्मेशन किया हुआ है। ये काफ़ी स्टेबल है एज़ कंपेयर टू दिस। लेकिन अगर मैं यहाँ पे H की बजाय कुछ
क्राउडिंग कर दूं, लाइक एल्काइल्स ग्रुप लगा दूं, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर दूं, तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट किया हुआ कॉम्प्लेक्स कम स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द कॉम्प्लेक्स जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं थी। अब अगर आप सोचें कि ये वाला कंपाउंड सर इससे आपने ज़्यादा स्टेबल बताया, ये वाला कंपाउंड इससे आपने ज़्यादा स्टेबल बताया, तो इसका और इसका क्या करें? यहाँ पे किलेशन है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग कम कर रही है, तो वो स्टेबल ज़्यादा होगा कि ये ज़्यादा होगा? तो आपको फिर उसके स्टेबिलिटी कांस्टेंट या इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट को देख के ही बताना होगा कि कौन कम स्टेबल है और कौन ज़्यादा स्टेबल है। नॉर्मली हमारे पास जो मेटल आयंस प्रेजेंट हैं उनको दो कैटेगरीज में बांट दिया गया है। एक स्केल है विलियम इरविंग स्केल के नाम से आपको गिवन मिलेगी, जिसमें आपको कुछ मेटल्स को एक सिक्वेंशियल अरेंजमेंट में बताया गया है कि भाई इस पर्टिकुलर मेटल के लाइक आयरन के कॉम्प्लेक्स लेस स्टेबल एंड देन जैसे जैसे मैं राइट साइड पर जाऊंगा तो स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो हमें क्या किया गया, सभी मेटल आयंस को और सभी लिगेंड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। एक था क्लास ए और एक था क्लास बी। जैसे क्लास ए मेटल्स में कुछ 3D सीरीज़ की मेटल ली गई या कुछ लाइटर मेटल लिया गया, और क्लास बी में कुछ हैवियर मेटल्स ली गई या 7th ग्रुप के ऑनवर्ड्स जो मेटल आती हैं वो प्लेस की गई ग्रुप बी में। है प्योर क्रैमिंग, आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा। एज सच ऐसे कोई बहुत ज़्यादा सवाल वहाँ से पूछा नहीं जाता, बट जस्ट इंट्रोडक्टरी दिमाग में याद रखें कि सारी मेटल्स को दो ग्रुप में बांट दिया गया, एक क्लास ए और एक क्लास बी। सभी लिगेंड्स को भी दो ग्रुप्स में बांट दिया गया, क्लास ए एंड क्लास बी। क्लास ए में हमारे पास नाइट्रोजन डोनर, ऑक्सीजन डोनर और हेलोजन डोनर्स में फ्लोरीन आ गया स्पेशली, और क्लास बी में हमारे पास उसी फैमिली के जो लोअर मेंबर्स हैं लाइक फॉस्फोरस डोनर, सल्फर डोनर या क्लोरीन ब्रोमीन डोनर्स जो लिगेंड्स थे हमारे पास वो आ जाते हैं। और वो फिर बोलते हैं कि क्लास ए के मेटल आयंस क्लास ए के लिगेंड्स के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और क्लास बी के मेटल आयंस क्लास बी के लिगेंड्स के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब हमें फिर क्रैम करना पड़ेगा कि क्लास ए में कौन सी मेटल हैं, क्लास बी में कौन सी मेटल हैं। समटाइम मेटल के जो आयंस हैं दो हो सकते हैं, लाइक जैसे कोबाल्ट के दो हैं +2+3 या कॉपर के दो हैं +2+1, तो वो भी अपने आप में कभी पर्टिकुलरली क्लास ए में जाना चाहते हैं, कभी क्लास बी में रखे गए हैं। टेबल्स के अंदर जाना तो क्या चाहते हैं, रादर रखे गए हैं, तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा कॉन्सेप्ट हो जाता है। एक और थ्योरी मुझे याद आती है एसिड बेस की, हालांकि हम पढ़ते नहीं हैं, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट, HSAB कंसेप्ट आता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी इसको थोड़ा सा कोरिलेट किया जाता है कि हार्ड एसिड्स हार्ड बेस के साथ कॉम्प्लेक्स स्टेबल बनाते हैं और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ, और उस क्लासिफिकेशन में भी फिर एक बॉर्डर लाइन आ जाता है जहाँ पे कुछ आयंस ऐसे भी हैं जो हार्ड सॉफ्ट के बॉर्डर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं करना इस कहानी पे, बस हाँ ध्यान रख लेना है कि दो तरह से मेटल आयंस को डिस्टिंग्विश क्लासीफाई कर दिया गया है AB, एंड दो तरह से लिगेंड्स को, क्लास ए वाले क्लास ए के साथ और क्लास बी वाले क्लास बी लिगेंड्स के साथ ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ज़्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन उसका हमें बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत यहाँ इस पर्टिकुलर चैप्टर पे नहीं रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं वो है ऑर्गेनोमेटेलिक्स क्या होते हैं, और फिर उसी में मेटल कार्बोनिल्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनोमेटेलिक्स कुछ ऐसे, हालांकि क्लियरली हमारी सभी बुक्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस, बट फिर भी जो बातें मैं मिनिमम बता रहा हूँ आपको वो आप याद रख के आगे बढ़िएगा। इसको बिल्कुल एज इट इज़ मत छोड़ देना कि चलो जी ठीक है लिख दिया है कि ये सिलेबस से आउट है। कुछ बातें इसकी इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखनी है। ऑर्गेनोमेटेलिक कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है। जैसे मैं आपको एक कंपाउंड दिखाऊं, टेट्रा इथाइल लेड, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स रहता है TEL, टेट्रा इथाइल लेड। तो ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, मेटल है लेड, और कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक कार्बन डोनर स्पीसीज या कार्बन मैं कहूँ इसके साथ लिंक्ड है, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक्स कंपाउंड कहलाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हमें दिखे होंगे जहाँ पे मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड है और उसको मैं ऑर्गेनोमेटेलिक बोल सकता हूँ। एक वेल नोन एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ मैं यहाँ, NiCN4 2-, जहाँ पे आप देख सकते हैं निकल और कार्बन्स के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है।
तो हमें लगने लग जाता है, हमने पढ़ा था स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर होता है NiCN4 2 नेगेटिव का, और निकल और कार्बन के बीच में, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड होना चाहिए तो वो ऑर्गेनोमेटेलिक होगा, बट इस कंपाउंड को ऑर्गेनोमेटेलिक की केमिस्ट्री में नहीं रखा गया है, इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंसिडर ही नहीं किया गया है। वो क्यों? असल में वो कहना तो ये चाहते हैं कि मेटल और ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉन्ड होना चाहिए, और यहाँ पे CN जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता, वो एक इनऑर्गेनिक है। आप लोगों को ये बताया भी जाता था क्लास 11 में भी कि कार्बन के कुछ कंपाउंड्स जिसमें कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, नाइट्राइल्स और कार्बाइड्स, ये 4 कैटेगरीज ऐसी आती हैं जिनके कार्बन के कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में नहीं डाला जाता। तो जो CN आपका है वो एक इनऑर्गेनिक आयन की केमिस्ट्री प्रेजेंस शो करता है, मतलब उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिडर नहीं करते, पर्टिकुलरली CN को। तो इस वजह से इस पर्टिकुलर कंपाउंड को आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं कहते हैं। 2 तरह के हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स अपीयर्ड होंगे, थोड़े बहुत ही एग्जाम्पल हैं, बट 2 तरह के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं। एक होते हैं सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और एक होते हैं पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, मतलब जिसमें कुछ सिग्मा ऑर्बिटल्स की थ्रू इलेक्ट्रॉन्स डोनेशन हो रहा हो मेटल को, लाइक जैसे मैं यहाँ पे अभी दिखा रहा था आपको, इथाइल अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर रहा हो, तो वो इथाइल जो डोनेशन करता है वो सिग्मा बॉन्डेड सिग्मा ऑर्बिटल्स होती हैं उसकी, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेशन कर रहा होता है मेटल को। ये सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं। और पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में क्या होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट किया जा रहा है। लाइक जैसे आप यहाँ पे देखें, ये मेटल के पास 4 साइड्स हैं जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहता है, उसने यहाँ 3 साइड से क्लोरीन लिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर रहा है क्लोरीन उसको, और यहाँ पे एक कंपाउंड आया हमारे पास इथाइलिन। इस इथाइलिन ने अपने इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को मेटल को डोनेट किया है, पाई ऑर्बिटल्स के थ्रू इसने मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो इसको बोलते हैं पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ये दोनों कार्बन्स के बीच का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्चुअली इस मेटल को डोनेबल है, जिसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से C2H4। ये लिगैंड का रिप्रेजेंटेशन रहेगा, जिसमें 2 रिप्रेजेंट करता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेशन है वो 2 कार्बन्स के बीच में इन्वॉल्व था। या कुछ 1-2 और कंपाउंड्स में यहाँ आपको दिखाऊं ऐसे ही पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में जो आते हैं। एक स्पेशल टाइप भी है सैंडविच्ड कंपाउंड। ये जो लेफ़्ट साइड पे आपको एक कंपाउंड दिखाया गया है, जनरल इसका कॉमन नेम बता रहा हूँ मैं आपको, फेरोसिन रहता है इसका कॉमन नेम, फेरोसिन। इसमें ये एक मेटल आयन है Fe, इसके साथ 2 ये जो आयन आपको दिखाए गए हैं साइक्लिक, ये साइक्लोपेंटाडाइनिल हैं, साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन, लाइक दिस, ये है साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को, अपने उन पाई इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो आप देखेंगे ये रेजोनेंस कर रहा होगा, और रेजोनेंस करने की वजह से ये 6 इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे घूम रहा होगा टोटल ओवरऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो ये जो आप पर्टिकुलर बॉन्ड देख रहे हैं मेटल को डोनेशन होता हुआ, या इधर से आप देख रहे हैं, ये वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो आयरन को डोनेट किया जा रहा है। कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, नीटा 5 C5H5 ट्वाइस, बिस 2 लगे हुए हैं, साइक्लोपेंटाडाइनिल आयरन 2, ये इसका पर्टिकुलर नाम रहता है। या इसको आप देखें, डाई बेंजीन क्रोमियम दिखा रखा है मैंने, 2 बेंजीन के रिंग्स हैं, तो बेंजीन सभी जानते हैं, उसके ऊपर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड रहता है, और वो इस क्रोमियम को डोनेट किया जा रहा है। ये हैं पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, जिसमें मेटल को पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करते हैं। और इन्हीं कंपाउंड को एक स्पेशल नाम, जैसे कि मैं बता रहा था आपको, सैंडविच्ड कंपाउंड, 2 सरफेसेस के बीच में एक मेटल आयन सैंडविच्ड सा हो गया है, ये हमारे पास सैंडविच्ड कंपाउंड की कैटेगरी आती है ऑर्गेनोमेटेलिक्स के अंदर। और एक लास्ट बात मैं आपको बता रहा हूँ जो थोड़ी सी आपको याद रखनी है, मेटल कार्बोनिल्स के लिए स्पेशली, जैसे आप किसी भी मेटल कार्बोनिल को देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रहते हैं मेटल कार्बोनिल्स।
उसकी वजह क्या होती है? देखिए, हम नॉर्मली ऐसा समझते हैं कि लिगैंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अगर मैं कहूँ कि मेटल भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है लिगैंड्स को वापस, तो हमें थोड़ा अटपटा लगेगा, बट ये सच होता है। कुछ लिगैंड्स ऐसे होते हैं, स्पेशली यहाँ जहाँ आप कार्बन देख रहे हैं, कार्बोनिल्स का मुझे बेस्ट एग्जांपल नज़र आता है, जहाँ इन कार्बन्स के पास कुछ खाली ऑर्बिटल्स भी होती हैं। आप कहेंगे जी ये कहाँ से आ गई? तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए। आपको थोड़ा पीछे जाना होगा क्लास 11 के अंदर, जहाँ हम होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते थे। तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड का बनाएंगे तो ये कुछ नाइट्रोजन से मिलता जुलता आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम दिखेगा। एग्जैक्टली कॉपी तो नहीं होता, बट कॉन्फ़िगरेशन वही होती है जो नाइट्रोजन की दिखाई जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली पड़ी होती हैं, और उन खाली एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में ये मेटल अगर अपने पास फिल्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रखे हुए है, और होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, मेटल के पास दोनों तरह की ऑर्बिटल्स होती हैं। आप निकल का ये कंपाउंड देखें NiCO4, या आयरन का कंपाउंड देखें FeCO5, तो आपको निकल के पास 3D8 कॉन्फ़िगरेशन दिखाया जाता है। मतलब D में फील्ड इलेक्ट्रॉन पेयर वाली ऑर्बिटल्स हैं, मींस यहाँ पे फील्ड ऑर्बिटल्स पड़ी होती हैं मेटल्स के पास, और बाई चांस जो लिगैंड आया है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं। तो ये अपने इस इलेक्ट्रॉन पेयर्स की वजह से, जो लोन पेयर हमें दिखता है उसकी वजह से ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, जो हम नॉर्मली अभी तक पढ़ते आए। बट इसकी वैकेंट ऑर्बिटल में भी यहाँ से बैक बॉन्डिंग हो जाती है, मेटल टू कार्बोनिल भी इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो जाता है, जिसकी वजह से मेटल और कार्बोनिल का बॉन्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल हो जाता है। अभी तक हम समझ रहे थे कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, बट अभी पता चला नहीं, ये तो बैक डोनेशन से एक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन रहा है, मेटल टू कार्बन मोनोऑक्साइड इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है। ऐसे पर्टिकुलर लिगैंड्स को हम बोलते हैं पाई एसिड लिगैंड्स, पाई एसिड, या एक और नाम दिया जाता है इसको पाई एक्सेप्टर लिगैंड्स। ये पाई एक्सेप्टर या पाई एसिड लिगैंड्स जहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस रहते हैं, मींस उनका स्टेबिलिटी कांस्टेंट बहुत ही ज़्यादा होता है। ये मेटल कार्बोनिल के लिए एक छोटा सा टर्म, सिर्फ स्पेशली पाई एसिड्स या पाई एक्सेप्टर लिगैंड्स क्या होते हैं उनको आप याद रखिएगा। एक छोटा सा पार्ट और हमारी बुक्स में लिखा है, बट हालांकि क्वेश्चंस कहीं नहीं पूछा जाता, आप ध्यान रख सकते हैं, वैसे उसको रीड करेंगे सब बातें समझ में आएंगी। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ दीज ऑर्गेनोमेटेलिक्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो एप्लीकेशंस का ढेरों जोन है जहाँ पे ये ऑर्गेनोमेटेलिक्स यूज्ड होते हैं। आप मेडिसिन इंडस्ट्री में देखें तो बहुत सारी मेडिसिन हमारी बॉडी में जाके कॉम्प्लेक्सेस बनाती हैं। ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन लिया जाता है तो वो कई सारे ऐसे केमिकल्स हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस करना चाहते हैं मेटल्स का, जैसे मैंने एक लास्ट केसेस में एग्जांपल भी बताया था DMG के साथ। निकल की क्वालिटी और क्वांटिटी को डिस्टिंग्विश करने के लिए, पहचानने जानने के लिए हम DMG नाम का एक लिगैंड डालते हैं और फिर उसके प्रेसिपिटेट बना के उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को एनालाइज करते हैं। या वाटर के अंदर हार्डनेस देखना चाहते हैं तो EDTA के साथ वाटर को टाइट्रेट करके उसके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, देन हम उसके अंदर हार्डनेस का एक्सटेंट मेजर करते हैं, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। मैं कुछ और एप्लीकेशंस बताऊं। हमारी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है जिसमें आयरन मेटल रहता है और उसके चारों तरफ कुछ नाइट्रोजन डोनर पोरफिरिन रिंग्स एज ए लिगैंड प्रेजेंट होते हैं। या आप क्लोरोफिल को देखें प्लांट्स के अंदर, जो एक पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल, वो भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है जिसमें मैग्नीशियम मेटल आयन के चारों तरफ कुछ नाइट्रोजन डोनर रिंग्स अवेलेबल होते हैं। हालांकि हम यहाँ पे उनके स्ट्रक्चर्स पे कोई बात नहीं करने वाले, बट फिर भी आप ध्यान रख सकते हैं विटामिन B12 का अगर आप स्ट्रक्चर देखें जाके तो वो भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कोबाल्ट के मेटल आयन के साथ। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा वाइड मैं कह सकता हूँ जोन्स हैं जहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एप्लीकेबल हैं, अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी प्रेजेंस हमारे सामने सिग्निफाई करते हैं। आई होप ये सभी पूरा का पूरा चैप्टर आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। ये सारा कंप्लीट आपका क्लास 12th का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जोन था। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। गुड बाय।